ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ इनफॉर्मल लेटर्स कवर करेंगे और साथ ही साथ एफिनिटी ऐसे कवर करेंगे ताकि जो अनइम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जो शायद कभी पूछे जा रहे होते हैं हम वो भी कवर कर लें। मैंने आपको एफिनिटी ऐसे के बारे में बताया था। यहाँ पे एक टॉपिक, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सब आइडियाज होते हैं, या फिर आपके पास सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये जो सब टॉपिक, सब आइडियाज, सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं, ये आपस में जोड़ रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे राइटिंग को हम कहते हैं एफिनिटी ऐसे। अगर मैं इसकी प्लानिंग की बात करूं तो इसको भी हमें प्लान करना होता है और फिर प्लान करने के बाद हमें इस पे ऐसे लिखना होता है। लिखा हुआ व्हेन प्लानिंग यू डोंट फॉलो अ स्ट्रिक्ट कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर लाइक फिशबोन। हमने फिशबोन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक कॉज होता है, एक रीजन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, और इफेक्ट नजर आ रहा होता है। तो कॉज और इफेक्ट हमारे पास चल रहा होता है किसी भी प्रॉब्लम को लेके। इंस्टेड हम यहाँ पे आइडियाज को कलेक्ट करेंगे, फिर हमको ग्रुप करेंगे, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे इनटू थीम्स। अगर इसकी प्लानिंग फेज की बात करूं, मैं जनरल सेंस में आपको एफिनिटी पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आईकैप के सेंस में आपको पढ़ाऊंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, आपके पास ये टॉपिक आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, और आपको कहते हैं कि आपने एफिनिटी ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं रैंडमली, इररिस्पेक्टिव कि वो पॉइंट किस में जा रहा है, क्यों जा रहा है, आपने क्या करना है, उनको ब्रेनस्टॉर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जो है ना पॉइंट्स लिखोगे। जैसे मैंने लिखा कि भाई सोशल मीडिया का जो एक इम्पैक्ट स्टूडेंट पे होता है कि जो हमारी स्टडी है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है। मैंने आपको बताया था अगर मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूं तो जो मेरी पढ़ाई होगी उस पर फोकस बहुत कम हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी कि मैं अगर 2 घंटे पढ़ रहा हूं और सोशल मीडिया यूज कर रहा हूं तो प्रोडक्टिवली मैं आधा घंटा पढ़ूंगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर लिखा हुआ है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया में आप क्या कर सकते हो कि स्टूडेंट्स उसमें नेटवर्क कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद होती है, तो ये पॉजिटिव हो गया। स्ट्रेस फॉर कंपैरिजन, यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, उनकी चीजों को देखते हैं, तो वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यार इसके पास ये मौजूद है, मेरे पास ये मौजूद नहीं है, ये ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं लगता, इसके पास ये चीज इसने अकॉम्प्लिश कर ली, मैंने चीजें अकॉम्प्लिश नहीं की। तो स्ट्रेस से उसको कंपैरिजन की वजह से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। लर्निंग रिसोर्सेज ऑनलाइन, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया से एक फायदा ही हो जाता है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख सकते हो। साइबर बुलिंग, या तो वो साइबर बुली कर रहा होता है, साइबर बुली का पार्ट बना हुआ होता है। मोटिवेशन फ्रॉम कम्युनिटीज, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज से हम मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आइडियाज क्या किए, ब्रेन स्टॉर्म किए रैंडमली और लिख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, जो सिमिलर आइडियाज होंगे उनको क्लस्टर करूंगा, उनको ग्रुप में लेकर आऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक मेन आइडिया निकाला, एकेडमिक इम्पैक्ट। तो स्टूडेंट्स के ऊपर सोशल मीडिया का एकेडमिक इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है और सोशल इम्पैक्ट होता है। तीन मैंने यहाँ पे मेन आइडियाज निकाल लिए, मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3। और यहाँ पे क्या किया मैंने, इनको सब आइडियाज बना दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडी, अब यहाँ पे एकेडमिक इम्पैक्ट ये आ रहा है कि सोशल मीडिया से मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है। सर यहाँ पे सोशल मीडिया पे मुझे ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो एकेडमिक इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया। साइकोलॉजिकल की बात करूँ, उसका मतलब है कि सोशल मीडिया पे मुझे स्ट्रेस होता है कंपेयर करके। साइकोलॉजिकल की बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं किसी को बुली कर रहा हूं तो मेरी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है नेगेटिवली, अगर कोई मुझे बुली कर रहा है तो अगेन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है नेगेटिवली। सोशल इंपैक्ट की बात करूं तो नेटवर्क करने का मौका मिल जाता है, मोटिवेट होने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि तीन मेन आइडियाज है, उनके सब मेन आइडियाज बना दिया आपने, ये आपके पास हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि इनको आपस में इंटरलेस ओवर आर्क कैसे करना है। तो थीम ये है कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरवोवन इंपैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट के ऊपर। पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। अब आपने एक्चुअल ऐसे लिखना है। ये आपके पास एक्चुअल ऐसे जो होगा उसमें पैराग्राफ 1 में आपने इंट्रोडक्शन दिया, पैराग्राफ 5 में आपने कंक्लूड किया, और फिर जो तीन पैराग्राफ होंगे उसमें क्लस्टर 1, मेन आइडिया 1। मेन आइडिया 1 का मतलब क्या है, मेन आइडिया 1 तो सब आइडिया 1 और 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे थीम 2 में क्या आ जाएगा, मेन आइडिया 2, सब आइडिया 1 2 आ जाएगा। और फिर मेन आइडिया में मेन आइडिया 3, सब आइडिया 1 और 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो मेन आइडिया 1, मेन आइडिया के दोनों सब आइडियाज, मेन आइडिया 2 दोनों के सब आइडियाज, मेन आइडिया 3 उसके दोनों सब आइडियाज। तो ये आपके पास हो जाएगा और लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। ये आपके पास मौजूद है। फिर ये कुछ टॉपिक्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया था, और ये आपके पास एक्चुअल ऐसे यहाँ पे नजर आ रहा है।
एक आपके पास है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। टेक्नोलॉजी का ह्यूमन रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैंने कुछ आइडियाज को क्या किया यहाँ पे, रेंडमली ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर मैंने उसके 3 मेन आइडियाज बनाए। एक, टेक्नोलॉजी का ह्यूमन रिलेशन पे क्या इफेक्ट होता है, कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट होता है। एक, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और तीसरा क्या है, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट होता है। तो सोशल कह लो या कल्चरल कह लो, एक ही बात है, मैंने सोशल इम्पैक्ट कर लिया। साइकोलॉजिकल या इमोशनल कह लो, मैंने साइकोलॉजिकल कर लिया। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट। और यहाँ पे मैंने जो ब्रेन स्टॉर्म किया था आइडियाज, यहाँ पे क्या किया, जो एक जैसे हैं उनको आपस में अंदर डाल के इनको मैंने ग्रुप कर दिया, सब आइडिया 1, सब आइडिया 2, सब आइडिया 3। अब अगेन यहाँ क्या करूंगा, आपस में इनको इनको इंटरव्यू करूंगा और 5 पैराग्राफ में मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। फिर एक और आपके पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपके पास ये भी टॉपिक आ सकता है। प्लानिंग फेज में अगेन मैंने क्या किया, आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म किया, रेंडमली लिख दिया यहाँ पे, फिर 3 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप में जो सबको सब कैटेगराइज करके लिख दिया। और फिर आपस में इनका ऐसे लिख दिया, पहला पैराग्राफ, दूसरा और लास्ट पैराग्राफ जो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन हो जाएंगे। और जो 3 पैराग्राफ है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3। मेन आइडिया 1 में सब आइडिया 1 2, मेन आइडिया 2 में सब आइडिया 1 2, मेन आइडिया 3 में सब आइडिया 1 2। ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। ये मैं आपको भेज तो दूंगा हैंड आउट, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वाला जो हैंड आउट है कि मैं अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जो सीए का स्टूडेंट नहीं होता है। उनके पास जो ऐसे आता है वो 350 वर्ड का ऐसे आता है। उनके पास जो ऐसे आता है उसमें कोई जो है थीम नहीं होती है। तो मैं उनको एफिनिटी भी पढ़ाता हूँ, फिशबोन भी पढ़ाता हूँ। तो ये जो एफिनिटी मैंने पढ़ाया है ये इनको जनरल सेंस में पढ़ाया है। सर आईकैप का भी तो एक फॉर्मेट होगा, आईकैप का फॉर्मेट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। आईकैप का फॉर्मेट तुम्हारे पास ये रहा। आईकैप में जो सवाल पूछा था एफिनिटी ऐसे पे, ये वो है। आईकैप में सवाल क्या पूछा था एफिनिटी में, जो मॉडल पेपर के अंदर, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए स्टूडेंट की एबिलिटी को जज करने के लिए। क्या ये सच में अनफेयर तरीका है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को एनालाइज किया जाए। तो यहाँ पे आप इसके प्रोज में भी लिख सकते हो, कॉन्स में भी लिख सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो। आईकैप ने आपको कहा था कि भाई जो एफिनिटी डायग्राम होती है उसमें आपने क्या करना है, मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3 लिखना होता है। मेन आइडिया 1 के अंदर 2 सब आइडियाज, मेन आइडिया 2 के अंदर 2 सब आइडियाज, मेन आइडिया 3 के अंदर 2 सब आइडियाज। अब यहाँ पे फर्क क्या है, जो मेरे वाले जो नॉर्मल अप्रोच थी उसमें मैंने पे क्या किया था कि रैंडमली रैंडमली आई ब्रेनस्टॉर्म ऑल द पॉसिबल आइडियाज randomly, then what I did, then I made 3 clusters, जिसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर्स नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम उनको कहेंगे ग्रुप्स, यानी कि आइडियाज, मेन आइडियाज कहते हैं, मेन आइडियाज। तो मैंने 3 क्लस्टर बनाए, मेन आइडियाज बनाए, एंड पार्क ऑल पॉसिबल आइडियाज इनटू देम एज सब आइडियाज, जो यहाँ पे हुआ। वो जो 6 पॉइंट मैंने निकाले थे, 2 2 करके यहाँ पे पार कर दिए थे। यहाँ पे बस आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी, दिखानी नहीं है, क्योंकि ऊपर जो आपके पास वो है फॉर्मेट है एफिनिटी डायग्राम का, उसमें आपके पास मेन आइडिया होगा, आपने मेन आइडिया लिख देना डायरेक्टली। मेन आइडिया 2 लिखना है, मेन आइडिया 3 लिखना है, और सब आइडिया 1 2 1 2 1 2 इनके अंदर लिख लेने हैं। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखने की जगह नहीं होगी, तो माइंड में कर लो ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपके पास वही चीज है, ये आपके पास मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3 है, सब आइडिया 1 2, सब आइडिया 1 2, सब आइडिया 1 2। यहाँ पे भी यही हो रहा है, मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3, सब आइडिया 1 2, सब आइडिया 1 2, सब आइडिया 1 2। ये जो सब आइडिया 1 2 आए थे, ये कहाँ से आए थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आए थे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने दिमाग में ही कर लो और यहाँ पे इनको आइडियाज को प्लेस कर लो। देखिए ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट की एबिलिटी को जज करने के लिए। क्या ये सच में अनफेयर है कि हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मेन आइडिया में लिखा है ग्रेडिंग सिस्टम इज अनफेयर। मैंने पहले बता दिया कि भाई मेन आइडिया है कि ग्रेडिंग सिस्टम अनफेयर है। दूसरा आइडिया मैंने बताया ग्रेडिंग सिस्टम डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एबिलिटीज। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ग्रेडिंग सिस्टम ना हमारी ट्रू एबिलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। फिर तीसरा मैं बता रहा हूँ ऑल्टरनेटिव्स आर बेटर, हमारे पास इसके बेहतर सोल्यूशंस मौजूद हैं। तो सब आइडिया 1 क्या हो जाएगा, फोकसेस ऑन मेमोराइजेशन नॉट क्रिएटिविटी और स्किल्स। तो ग्रेडिंग सिस्टम इसलिए अनफेयर है क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम फोकस करता है रट्टे पे, क्रिएटिविटी और स्किल्स पे फोकस नहीं करता। जो आपने रटा होगा रिप्रोड्यूस कर लोगे। सब आइडिया 2 कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है स्टूडेंट के अंदर। फिर यहाँ पे लिखा है कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता ट्रू एबिलिटीज को। कि मैंने कहा डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो ना डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, सही। तो हमें नहीं पता कि कौन से ग्रेडिंग सिस्टम किस स्टाइल पे बना हुआ है। दूसरा
ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है इग्नोर कर देता है टैलेंट जैसे कि आर्ट, स्पोर्ट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों को ग्रेड कर रहा होता है। ऑल्टरनेटिव बैटर्स हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, जैसे कि कंटिन्यूस असेसमेंट और फीडबैक शो रियल प्रोग्रेस। आप इंस्टेड उनसे उनको ग्रेडिंग सिस्टम पे लेके जाओ, आप उनकी कंटिन्यूस असेसमेंट करते रहो, उनसे उनको फीडबैक देते रहो, तो उससे उनकी प्रोग्रेस पता चलेगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाती है। अब आपने 150 वर्ड का ऐसे लिखना है 20 मार्क्स का। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोट करो, मैंने 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप इसको 5 पैराग्राफ में लिख लो, आप इसको 3 पैराग्राफ में लिख लो, आपने 150 वर्ड पे लिखना है। तो यहाँ पे जो मेरे 3 आइडियाज मैंने क्लस्टर किए, मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3, मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस तरीके से लिख दिया, जैसे कि द ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन अ ट्रेडिशनल टूल टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस बट इट इज ऑफन अनफेयर टू जज एबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया मेन आइडिया 1, अनफेयर टू जज एबिलिटीज। अब यहाँ पे लिखा है ग्रेडिंग यूजुअली रिवॉर्ड मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन सब आइडिया वाली बात आ गई, रादर देन अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी वाली बात आ गई। और कह रहा है कि यहाँ पे जो नॉन एकेडमिक एरियाज है उनको ओवरलुक कर दिया जाता है। सही है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली बात भी आ गई है। अगला लिखा हुआ है मोर ओवर द प्रेशर ऑफ ग्रेड्स क्रिएट्स unnecessary stress and anxiety, sometimes lowering a student's motivation instead of improving it. A single letter or number cannot capture the variety of talent students possess. Every learner has a unique pace, learning style and set of, यहाँ पे ये वाली बात आ रही है, देख लो कि हर बंदे का अलग स्टाइल होता है। ये तमाम बातें यहाँ पे आ गई। और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ ग्रेड्स एजुकेशन शुड एम्फसाइज इन कंटिन्यूअस असेसमेंट। ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आ गए कि यहाँ पे आप कंटिन्यूअस असेसमेंट कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो। ये जो मेथड्स होते हैं रियल प्रोग्रेस और प्रिपरेशन दिखा रहे हो तो स्टूडेंट की, ये आपके पास आ चुका है। अब तुम ये देख लो कि कितना फ्लेक्सिबल है कि ये आप एफिनिटी ऐसे भी लिख सकते हो। अब एफिनिटी ऐसे भी तुमको लिखना आ गया होगा। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं अभी और भी समझाऊंगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? सही हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब टॉपिक का नाम देखो, सेम टॉपिक है। अब यहाँ पे सेम टॉपिक है। इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने जो ऐसे लिखा है वो मैंने 5 पैराग्राफ में लिखा है। 5 पैराग्राफ वही होंगे। ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ये हो जाएगा कंक्लूजन, और ये क्या हो जाएगा, मेन आइडिया 1, यानी कि सब आइडिया, मेन आइडिया का 1 2, मेन आइडिया 2 का सब आइडिया 1 2, मेन आइडिया 3 का सब आइडिया 1 2। ये आपके पास हो गया। मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूं तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मेन आइडिया 1, सब आइडिया 1 and 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, मेन आइडिया 2, सब आइडिया 1 and 2। और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, मेन आइडिया 3, सब आइडिया 1 and 2। और ऊपर जो है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया और ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो गया। अब तुम रीड कर लो। जो मैंने मेन आइडिया 1 2 यहाँ पे लिखे थे कि ग्रेड्स जो है वो मेमोराइजेशन को रिवॉर्ड करते हैं, क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से आपका फोकस जो है वो लिमिटेड हो जाता है, आप स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हो। तो यहाँ पे देखो मेमोराइजेशन और स्ट्रेस की बात हो रही थी। फिर आगे लिखा हुआ है कि ग्रेड जो है वो रियल एबिलिटीज को कैप्चर नहीं कर सकते। हर बंदे का अपना पेस, स्टाइल, स्ट्रेंथ होती है। और क्या करते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स और टीम वर्क और आर्ट जैसी चीजों को वो करते, इग्नोर कर रहे होते हैं। और लास्ट में लिखा है कंटिन्यूस असेसमेंट और फीडबैक की वजह से क्या होता है कि प्रोग्रेस शो होती है, और साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है उससे कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है। तो बेटर बेटर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, जिसके से कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो कह रहा है कि ग्रेडिंग जो है वो फेयर मेजर नहीं है एबिलिटी के लिए। तो इस एजुकेशन को जो है हॉलिस्टिक मेथड की तरफ जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट के ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सके। बताओ, समझ आ रही बात? जी। आसान हो गया एफिनिटी। अब तुम एफिनिटी भी ले सकते हो, फिशबोन भी लिख सकते हो। मैं तुम्हें एक और एफिनिटी ऐसे दिखा देता हूँ। इस बार मैंने जानबूझ के क्या किया कि मैंने 5 जो पैराग्राफ में नहीं तोड़ा, मैंने शायद 3 या 4 में तोड़ा। देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इज अ हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट गुड और बैड फॉर स्टडिंग और वर्किंग। ये जो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है वो पढ़ने के लिए या काम करने के लिए अच्छा है या बुरा है? तो 3 मेन आइडियाज देख लेते हैं। भाई मैंने बोला कि कंपटीशन जो है वो परफॉर्मेंस को मोटिवेट करता है, तो अच्छी बात है। कंपटीशन से स्ट्रेस हो जाता है, ये बुरी बात है।
बैलेंस जरूरी है। या तो कंपटीशन ऐसा हो कि मोटिवेट करे, या कंपटीशन ऐसा हो कि स्ट्रेस ना करे। तो इसलिए बैलेंस जरूरी है। तो तीनों चीजें डाल दी इस बार मैंने। एडवांटेज, डिसएडवांटेज और बैलेंस अप्रोच के बारे में बात कर ली, सब आइडिया। हार्ड वर्क जो है उस इंकरेज करती है, सॉरी ये जो कंपटीशन इंकरेज करता है हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। और यहाँ पे इंडिविजुअल को पुश करता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करे। स्ट्रेस क्या करता है, एंग्जाइटी की तरफ ले जाता है, बर्न आउट मतलब बंदा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। और राइवलरी जो अनहेल्दी हो जाती है। फोकस जो है वो लर्निंग से शिफ्ट होकर ग्रेड्स और टारगेट की तरफ चले जाता है। बैलेंस जरूरी है क्योंकि हेल्दी कंपटीशन जो है वो ग्रोथ और इनोवेशन फॉस्टर करता है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट इंश्योर करता है कि आप जो है ना वो अपनी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करो। यहाँ पे मैंने 4 पैराग्राफ में चीजें लिखी हैं, रीड कर लो। मैंने पहले पैराग्राफ में क्या किया है कि बता दिया कि जो कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट हो तो उसके बेनिफिशियल और, तो बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है स्टडिंग और वर्किंग के लिए। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। कि जो कंपटीशन है वो क्या करता है कि एम्बिशन लेकर आता है, प्रेशर बढ़ा देता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोक रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फायदा बता दिया, एक नुकसान बता दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में एक फायदा है, फिर एक नुकसान है, और फिर नीचे क्या कर दिया मैंने, इसका सोल्यूशन बता दिया, बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस वाली बात को मैंने कंक्लूजन में ले लिया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कंक्लूड क्या करना था, बैलेंस ही करना था। तो यह हो जाएगा आपका मेन आइडिया, लिखा हुआ तो था, मेन आइडिया 1, ये हो जाएगा मेन आइडिया 2, और ये हो जाएगा आपका मेन आइडिया 3। माई पॉइंट टू यू इज कि यहाँ पे आप इन चीजों को ऐसे कर सकते हो। एक में तुमने देखा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही नहीं था। एक में क्या था कि आपके पास इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों था। एक में क्या था कि मैंने कंक्लूजन ही मेन आइडिया 3 कर दिया। आप ऐसे कर सकते हो, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, मसला नहीं होता है। जी बेटा, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मैंने इससे पहले कब तुम्हारे नोट्स रोके हैं, इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा बेफिक्र हो जाओ। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? मैंने आपको जो एफिनिटी ऐसे वो समझा दी। देखो मैं आपको ये वाला हैंडआउट देके कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बात, कि ये जो एफिनिटी ये नॉर्मल तरीके से लिखा है, ये आई कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है, मेन आइडियाज होते हैं, सब आइडियाज होते हैं। तो तुम्हें अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं तुम्हें हैंडआउट भेज दूँ। मैंने तुम्हें 3 एफिनिटी ऐसे करवा दी ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम एफिनिटी ऐसे कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। डॉट 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 कर, सर मेन आइडिया सब आइडिया लिखने नहीं है एक्चुअली, सिर्फ माइंड में सोचने हैं। मैंने ऐसा कब कहा? अभी हम लोगों ने मेरे ख्याल से 2 क्लास पहले ही हम लोगों ने क्या किया था, 2 क्लास पहले ही हम लोगों ने मॉडल पेपर सॉल्व किया था। उसमें मैंने आपको एफिनिटी ऐसे भी दिखाया था, फिशबोन भी दिखाया था। एफिनिटी ऐसे में मैंने दिखाया था कि आपके पास मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3 भी लिखना था। इसके 10 मार्क्स देखो यहाँ पे। आपको मेन आइडिया 1 भी लिखना है, मेन आइडिया 2 भी लिखना है, मेन आइडिया 3 भी लिखना है। मेन आइडिया 1 के अंदर सब आइडिया 1 2 भी लिखना है, सब आइडिया 1 2 भी लिखना है। ये लिखना है, ये जो है ना, ये आपके ए पार्ट है 10 मार्क्स का। ये वो जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें लिखना है। अभी मैं मॉडल मॉडल पेपर खोल नहीं सकता, टाइम लग जाएगा। आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा। हसन कह रहा है कि सर जैसे जैसे पेपर करीब आ रहे हैं डर लग रहा है, इसका क्या करें, प्लीज गाइड। देखो, अगर तुम्हें पेपर से डर लग रहा है तो ये नेचुरल है। जो बच्चा तैयारी करता है उसको पेपर से डर लगता है, डर होना चाहिए। तो डर जब लगे तो क्या करो, पढ़ाई कर लो। डर जब लगे तो कोई रीडिंग कर लो। डर जब लगे तो कोई ऐसे लिख लो। डर जब लगे तो कोई लेटर लिख लो। डर जब लगे तो कोई अकाउंटिंग का सवाल सॉल्व कर लो। डरो नहीं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो डर से। अगर डर नहीं लग रहा हो तो 2 चीज हो सकती है, तो तैयारी नहीं है या बहुत ज्यादा तैयारी। सही तो हो सकता है। सर फिशबोन का बड़ा बारे में एक क्वेश्चन है, जो इफेक्ट है वो कॉजेस का ही होना चाहिए क्या? मुदस्सिर, ये मैंने बड़ा क्लियरली उस वक्त जवाब दिया था कि तुमने कॉजेस और इफेक्ट को जोड़ना है। अगर तुम जाके मेरा लेक्चर देखोगे ना, मैंने बड़ा डिटेल में बताया कि तुमने कॉजेस और इफेक्ट को जोड़ना है। नहीं भी जोड़ रहा हो, तुम जोड़ सकते हो तो तुम जोड़ दो, टेंशन थोड़ी है। तुम्हारे पास 3 कॉजेज हैं और 3 इफेक्ट्स हैं। तुम्हें लगता है कि जो कॉज 1 है वो तीनों इफेक्ट्स के साथ जाता है, जो कॉज 2 है वो तीनों इफेक्ट के साथ जाता है, जो कॉज 3 वो तीनों इफेक्ट के साथ जाता है। या तुम ये कहते हो कि जो इफेक्ट 1 है वो तीनों कॉजेज के साथ जाता है, तो तुम क्या करोगे, ऐसे खिचड़ी बनाओगे? नहीं, तुम बोलोगे कॉज 1 को मैं इफेक्ट 1 के साथ जोड़ूंगा, कॉज 2 को मैं इफेक्ट 2 के साथ जोड़ूंगा, कॉज 3 को मैं इफेक्ट 3 के साथ जोड़ूंगा। यू नीड टू डू इट। तुम लोग देख रहे हो क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम लोग एफिनिटी ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग डर रहे हो। यहाँ पे कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि सर मुझे एफिनिटी का कोई टॉपिक दे मैं लिखूं। यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहे सर ये पेपर फेल हो गया,
तो जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का पेपर देना पड़ेगा। यार अगर डर लग रहा हो तो क्या करें, या डर नहीं लग रहा हो तो क्या करें? मैं काम करता हूँ, मैं क्यूएनए सेशन शुरू कर देता हूँ, मैं तुम लोगों को डर के बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। पढ़ो, रीड करो। मैंने जो तुम लोगों को असाइनमेंट दिए हैं किसी टीचर के, मुझे पक्का यकीन है तुम लोगों ने रीड नहीं किया होगा। अपने कंटेंट को रीड करो, अपने क्राफ्ट पे काम करो। डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, सब रीड करो। मैं तुम्हारे सामने का असाइनमेंट खोल रहा हूँ, रुको। वर्कशॉप तफरीयों में निकल जाती है यार। ये ये मैं तुम्हें असाइनमेंट भेजा हुआ है। आओ देखो, क्या टॉपिक है? इज अ हाईली कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट गुड और बैड फॉर स्टडिंग और वर्किंग? मेरा पेपर है, तुम लोगों का पेपर है यार। मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए ऐसे बना रहा हूँ, रात के 8-9 बजे बैठ के, सैटरडे की नाइट को, जहाँ मैं जाके दोस्तों में एंजॉय कर सकता हूँ, सो सकता हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए ऐसे बना रहा हूँ। तुम लोग वैसे ही डर रहे हो। वाह, सही है, ये रहा ऐसे। अब ये रीड कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो टीचर ने लिखा है एक फॉर्मेट में नहीं लिखा, लेकिन रीड तो कर सकते हो ना यार। मैं पढ़ता हूँ। A highly competitive environment can have both positive and negative effects on studying or working. On one hand, competition can motivate individuals to work harder and strive for excellence, leading to increased productivity and innovation. It can also provide opportunities for individuals to learn from others and develop important skills such as time management and collaboration. However, on the other hand, intense competition can create stress, anxiety, and toxic work environment and study environment, leading to burnout, decreased job satisfaction. It can also foster a culture of cutthroat competition, where individuals prioritize their own success. अब यहाँ पे अगर तुम ये वाला इसको रीड कर लो तो यकीन जानो तुम अगला काम क्या करोगे कि इसमें से तुमने 6 पॉइंट ब्रेनस्टॉर्म करके निकाले। 6 पॉइंट्स में से तुमने 2 पॉइंट को अलग किया, 2 पॉइंट को अलग किया, 2 पॉइंट को अलग किया, 2 पॉइंट को एक नाम दे दिया, 2 पॉइंट को एक नाम दे दिया, 2 पॉइंट को एक नाम दे दिया। मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3। तुमने क्या किया? मेन आइडिया 1 पे एक पैराग्राफ लिखा, मेन आइडिया 2 पे एक पैराग्राफ लिखा, मेन आइडिया 3 पे एक पैराग्राफ लिखा। ऐसे रेडी। कीप ऑन रीडिंग योर टेक्स्ट। कितने पेजेस है सर? 136 पेजेस हैं। यहाँ पे ये जो बड़े जबरदस्त टीचर है, नाम क्या है इनका? सर, सर अरसल सईद। ये जो अरसल सईद हैं, इन्होंने यहाँ पे तुम्हारे लिए कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसीज लिखी हुई हैं। यहाँ पे तुम्हें एफिनिटी ऐसे बना के दिए हुए, फिशबोन ऐसे बना के दिए हुए। फॉर्मेट तुम मेरा फॉलो कर लो, ये चलो इनका फॉलो कर लो, लेकिन तुम रीड तो करो। अपने कंटेंट को रीड नहीं कर रहे हो तुम लोग। सही है, इसने आईकैप के स्टडी टेक्स्ट से आपको ऐसे बना के दिए हैं। सही है, लेटर्स ये रहे यार आपके पास, लेटर्स ये रहे आपके पास, मेमोरेंडम है, रिपोर्ट राइटिंग है, ये तमाम चीज आपको दी हुई है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये। भैया हाँ देखो, पैसेजेस देख लेते हैं। याद आ रहा है पैसेज? साइंस एंड रिलीजन, यहां से कॉपी किया है मैंने। फिर इसके बाद टॉर्नेडोज, जो सॉल्व नहीं किया लेकिन तुम्हारे पास मौजूद है, यहां से कॉपी किया है मैंने। फिर इसके बाद डायबिटीज, यहां से कॉपी किया है मैंने। फिर स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो तुम लोगों को हो रही है, यहां से कॉपी की है मैंने। ऑर्गेनिक फूड, ये फूड यहाँ पे, फूड ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे मौजूद है। माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस, तुम लोगों ने ये कहा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमें पैसेज प्रेसाइज करवा देना, वो कल कर लेंगे, कल मुझे याद दिलाना, मैं इसको प्रेसाइज करके दे दूंगा, ये अक्सर लगता है। सही है। सेवियर वेदर, यहाँ से कॉपी किया है मैंने। बहुत सारे अपने जो है पिफा से मैंने आपको प्रेसी निकाल के दिए। तो ये पैसेजेस पढ़ो यार, इनको रीड करो, तुम लोग इनकी प्रेसी को रीड करो। देखो कि इस टीचर ने कैसे प्रिसाइज किया हुआ है, अच्छा टीचर है। हर बंदा, ओशन वाटर, ये मैंने आपको यहां से कॉपी करके दिया है। ओवर पॉपुलेशन यार, देखो तो सही यहाँ पे कितने इसने जबरदस्त लिखे हैं, तुम लोगों ने रीड ही नहीं किया होगा, ये मैंने तुम्हें कब से दिया हुआ है? शुरू में दे दिया था 4 महीने पहले। फिर उसके बाद ये ऐसे आ गए, कॉज एंड इफेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने यहां से कॉपी किया था ये, मतलब कंटेंट नहीं इसका नाम। फिर इसके बाद चाइल्ड लेबर, मैंने यहां से ये टॉपिक सिलेक्ट किया था। फिर सेल्फ स्लीप डिप्रिवेशन, मैंने यहां से जो है ना इनका टॉपिक लिया था कि यहाँ ये टॉपिक आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक मैंने यहां से लिया था। इनफॉर्मल लेबर तो मैंने नहीं कराया, खैर ये भी मैंने नहीं करवाया। यहां से रीड कर लो, जो मैंने नहीं कराया यहां से रीड कर लो। देखो दिमाग तो चले, डिफॉरेस्टेशन मेरे पास मौजूद है ऐसे में।
डिफॉरेस्टेशन वहां से देख लेना। मेरे ख्याल से हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज ये मैंने करवाया, तुम लोगों को करवाया नहीं करवाया याद नहीं, लेकिन मैंने करवाया ये। ग्लोबलाइजेशन मेरे पास मौजूद है वहां पे ऐसे में, ग्लोबल वार्मिंग मौजूद है। और क्या चाह रहे हो यार, कितना तो पढ़ा दिया तुम लोगों को। ओबेसिटी नहीं मौजूद है, वहां से देख लेना। ये आपके पास ऐसे आ गए, इसको रीड करो हैंडआउट्स को यार। परेशान हो रहे हो, ये लो आ गए इसके पास। मेन आइडिया वन, मेन आइडियाज, आइडिया वन, आइडिया टू, आइडिया थ्री, सब आइडिया वन टू, सब आइडिया वन टू, सब आइडिया वन टू। मैंने उस तरीके से लिखवाया है, यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से लिखवा दिया है। देखो, बेहतरीन तो करवा रहा है बेचारा यार काम। फिर आपके पास क्या, ये लो, मेमो भी आ गया, ये लेटर आ गया, लो। ये ग्रिल एंड फ्राई वाला जो रेस्टोरेंट में गए थे और 50 मिनट ठंडा सूप आया था, मैंने यहां से ये टॉपिक कॉपी किया था। ये वाला मैंने कॉपी नहीं किया कुछ, नो। लेकिन और भी किए हैं मैंने यहाँ से कॉपी। टॉपिक नहीं याद आ रहे, लेकिन मैंने यहाँ से लिखे हैं। मेमोरेंडम में आपको करवाऊंगा कल की क्लास में, तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा, तो प्लीज अपने कंटेंट को रीड कर, आपको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल कॉपी कर सकते, कोई मसला थोड़ी है। और एक मुझे ये समझ नहीं आती बात कि मैं क्लास में तुम लोगों को इतना कहता हूँ कि मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बच्चे उस ग्रुप में होते ही नहीं है। तो रिपीटेशन चल रही है। आई डोंट गेट इट, ये क्या है क्या नहीं है। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। मैंने आपको जो है अभी मैं आपको वापस से शेयर कर दूंगा सीधे सीधे सारी, अब रीड करो, हो जाएगा। एक दिन में तैयारी हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। एफिनिटी ऐसे समझ आ गया आप लोगों को। अब इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की तरफ चलें, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की तरफ चलें। चलो ठीक है, इनफॉर्मल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर देखो, फॉर्मेट में क्या होगा, सेंडर्स नेम, सेंडर्स फोन नंबर, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आ जाएगा सेंडर्स डिटेल, एक लाइन का गैप आएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, डेट। मैंने आज की डेट डाल दी क्योंकि मैंने आज लिखा है ये। ठीक है, उसके बाद, अच्छा आज की डेट नहीं है। इसके बाद क्या आ जाएगा फिर आपके पास, मैंने जिस बंदे को लेटर लिखना सुना मली है, मैंने डेयर अली लिख दिया। यहाँ पे मैंने मिस्टर नहीं लगाया क्योंकि इनफॉर्मल है। आपको मिस्टर मिस मैसेज लगाने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ में वही इंट्रोडक्शन में रेफरेंस प्लस पर्पस डिटेल आ जाएगी, कंक्लूजन आ जाएगा। इसके बाद विशेष आ जाएंगी और वैस का आसमानी। सर अगर मैं यहाँ से ये उड़ा दूं और नीचे मैं जो है यहाँ पे जो है वो फोन नंबर डाल दूं, कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं होता है। सर अगर यहाँ पे मैं इनसाइड एड्रेस लिख दूं, आपने इनसाइड एड्रेस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं बाहर एनवेलप में, बाहर में एनवेलप में क्या करूंगा कि अलग से नाम लिखूंगा। मैं वो वाला थोड़ी तरीके करूंगा कि इसको फोल्ड करके जब अंदर डालूंगा तो अंदर का नाम बाहर आ रहा होगा। अगर मैं अंदर नाम लिख दूं तो मसला है, द आंसर इज नो। अगर मैं सर अंदर नाम ना लिखूं, इनसाइड एड्रेस ना डालूं, तो इनसाइड एड्रेस मैंने नहीं डाला है यहाँ पे। सर इसमें क्या सब्जेक्ट लाइन नहीं है, सिंपल सा साधारण सा, सेंडर्स डिटेल, डेट, सैल्यूटेशन, पैराग्राफ 1 2 3, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मैंने लिख दिया विशेस, विशेस, बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, सही है, विथ लव। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इनफॉर्मल है और नाम है। सिंपल सा बेसिक फॉर्मेट, सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, और पूरा फॉर्मेट यही है देखो, ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक सवाल आया है इकरा का, बट सर हाउ आई सेंड इट लाइक इन रियल बिकॉज रिसीवर एड्रेस नॉट मेंशन। मैंने अभी आपको बताया, ये जो एनवलप में मैं डालूंगा उसमें मैं अलग से, मैंने जैसे ही एनवलप में स्लाइड किया, ये लेटर अंदर चले गया, ये लेटर अंदर चले गया, तो ये जो बाहर एनवलप होगा उसमें मैं डेट टाइम लिख दूंगा, वो मतलब एड्रेस वगैरह लिख दूंगा। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अली को भेज रहा हूँ ना, मैंने लिखा अली खान और एड्रेस लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल उसकी बिल्डिंग का नाम है फातिमा पैलेस,
और हो गया 1 2 3 स्ट्रीट ABC एरिया। ये ना देखो, ये समझो कि एनवलप के बाहर मैंने एड्रेस लिख दिया, तो अब ये अली खान को पहुंच जाएगा। अब आपको अंदर इनसाइड एड्रेस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में जो है अलग से क्या करता हूँ, अंदर लिखता हूँ, उसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, जब अंदर स्लाइड करता हूँ तो वो इनसाइड एड्रेस नजर आता है। इंडिविजुअली मुझे इस चीज का हुनर थोड़ी आता है, तो मैं क्या करूंगा, इनसाइड एड्रेस बाहर लिख दूंगा। अब समझ आया? ठीक है। सर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्या इनफॉर्मल में? नहीं लिखेंगे तभी तो नहीं लिखा, इनफॉर्मल में कौन सब्जेक्ट लिखता है? नहीं लिखो, फॉर्मेलिटी खत्म करो, सीधा सीधा लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो, ऊपर की फॉर्मेट है। लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, उसको बताना है कि तुम्हारी रिसेंट सक्सेस हुई है पेपर में, उसको इनवाइट करना है कि भाई वो तुम्हें फैमिली ट्रिप पे ज्वाइन करे। तुमने पेपर दिए थे, कैफ के 4 पेपर दिए थे, मास्टर तुम्हारे कैफ के चारों पेपर पास हो गए। अब तुमने बोला है कि यार मैं एक फैमिली ट्रिप पे चले जाता हूँ 1 हफ्ते के लिए, थोड़ा सा मैं भी सुकून डिजर्व करता हूँ। सही है। या ऐसा हो सकता है कि तुमने भाई पहले कैफ के 4 पेपर दिए थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, फिर कैफ में 4 पेपर तुमने दिए थे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, तो माशाल्लाह तुम जो है ना वो कैफ क्वालिफाई कर चुके हो। अब तुमने बोला मैं 1 हफ्ते के लिए जो है ना मैं ट्रिप पे चले जाता हूँ, तो इंशाल्लाह ओएस का आसमानी फोन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फिर उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है इनफॉर्मल, इसलिए मैंने बता दिया। फिर आपके पास 18 सितंबर की डेट आ गई, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर उसके बाद डेयर अली, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अली को, मैं दोस्त है मेरा, मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मैंने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, अब मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। अब ये सिर्फ वर्ड एक्सप्रेशन है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। तुम लिख सकते हो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। तुम लिख सकते हो कि होप यू आर डूइंग वेल। सही है। तुम लिख दो कि आई एम राइटिंग टू शेयर सम वंडरफुल न्यूज एंड टू रिकनेक्ट विद यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे तुमने क्या कर दिया कि यहाँ पे तुमने उसको पर्पस बताया। इट्स बिन मंथ सिंस वी लास्ट मेट एंड आई रियली मिस आवर लॉन्ग कन्वर्सेशंस। ये हो गया रेफरेंस, ये हो गया रेफरेंस, और ये हो गया पर्पस, कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, कि मैं उस पे पर्पस लिखने का ये है कि मैं एक जबरदस्त न्यूज सुनाना चाहता हूँ और तुमसे रिकनेक्ट करना चाहता हूँ। ये हो गया पर्पस। रेफरेंस ये है कि बताना है कि भाई मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और हम लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले मिले थे। रेफरेंस हो गया। रिसेंटली मैंने अभी अपने एग्जाम्स कंप्लीट किए, थैंकफुली मेरा रिजल्ट आया, बड़ा जबरदस्त आया। सेलिब्रेट करने के लिए मैं और मेरी फैमिली मरी जा रहे हैं अगले महीने, और इमिडिएटली तुम्हारे बारे में ख्याल आया, तो सोचा कि भाई तुम्हें भी कितना पहाड़ों में घूमना और अच्छी ताज़ा हवा खाना पसंद है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी इंजॉयबल हो जाएगा, तुम हमें ज्वाइन करो। इसके अलावा जो है मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया है, तो मैं तुम्हें उनके बारे में बताना चाहता हूँ जब हम मिले। डिटेल इससे यार, अब इतने लेटर्स लिखने के बाद तो ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाना चाहिए। आई ट्रूली होप वी कैन सी ईच अदर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में। प्लीज लेट मी नो इफ यू आर फ्री ड्यूरिंग द कमिंग वीक सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो मुझे बता दो क्या सीन है, और मेरा रिगार्ड अपनी फैमिली को भेजना। ये अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लिखना चाहो तो लिखो, वरना जरूरी नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या आसान हो सकता है? यस, जितना सिंपल जितना बेसिक उतना अच्छा। सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया लिटरली। अभी मैंने सोचा कि जितने आसान वर्ड्स मैं यूज कर सकता हूँ मैंने आसान वर्ड्स यूज किए, मैंने बिल्कुल भी मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं किया ताकि तुम्हें फायदा हो जाए। बेसिक डिफरेंस है सब्जेक्ट का है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में। हाँ, सब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट का और इनसाइड एड्रेस का है, बस ये बेसिक फर्क है। बाकी सब सेम है, इनसाइड एड्रेस नहीं और सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मिस्टर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, तुमने लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, उसको बताना है कि तुम्हारी नई हॉबी है, तुमने जो रिसेंटली स्टार्ट किया, तुम इनवाइट करना चाहते हो कि तुम वो भी तुम्हारी इस हॉबी में तुम्हें ज्वाइन करें। और यही आपके पास इनसाइड सेंडर्स डिटेल आ गई, फोन, फिर आपके पास डेट आ गई, फिर इनसाइड एड्रेस नहीं है, फिर आपके पास सब्जेक्ट लाइन नहीं, सैलूटेशन में सिर्फ अली लिखा हुआ, मिस्टर अली नहीं लगाया। अगेन होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। मैं कह सकता हूँ होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज विद यू, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या आ गया, ये पर्पस आ गया, रेफरेंस किया। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फोटोग्राफी कोर्स शुरू किया था, और एक्सपीरियंस जो है वो रिफ्रेशिंग और रिवॉर्डिंग है, तो ये हो गया रेफरेंस और ये हो गया पर्पस। सही है। नहीं, कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है। जो कोर्स है उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया बेसिक्स फोटोग्राफी की, एडिटिंग और क्रिएटिव एंगल्स की। तो जो मैं ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ, प्रैक्टिस करना शुरू कर दी मैंने, स्ट्रीट व्यूज की, लैंडस्केप्स की, और इसके अलावा पोर्ट्रेट्स वगैरह मैंने शुरू कर दी फैमिली मेंबर के। ये तो बड़ी जबरदस्त हॉबी है जिससे मुझे रिलैक्सेशन मिलती है और लगता है मैंने कुछ अचीव किया है। तो मुझे याद आया कि तुम भी अक्सर क्रिएटिव एक्टिविटीज में इंटरेस्ट शो करते थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी बता दो उसके बारे में। तो आई वुड लव फॉर यू टू ज्वाइन मी समटाइम सो वी कैन एक्सप्लोर दिस हॉबी टुगेदर, कि तुम भी मुझे ज्वाइन करो
ताकि हम इस हॉबी को साथ लेके चलें। मे भी हम कोई डे आउट प्लान कर सकते हैं फोटोग्राफी का, कराची के इर्द गिर्द। तो तुमसे मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम मुझे जवाब दो। फ्यूचर कोर्स ऑफ फिशर्स, वैस कासमानी। दैट्स हाउ यू राइट इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स आ जाए तो जिंदगी आसान है, जिंदगी गुलजार है। सिंपलेस्ट वर्ड में अपनी बात लिख दो। मैंने तुम्हें इनफॉर्मल लेटर्स करा दिए, मैंने तुम्हें एफिनिटी ऐसे करवा दिया, मैंने तुम्हें फिशबोन करवा दिया, मैंने तुम्हें फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड। विद लेटर हेड मैंने एक ही करवाया है, विद लेटर हेड इंशाल्लाह मैं कल तुम्हें और भी करवा दूंगा। और साथ ही साथ मैंने तुम्हें जो है वो चैट जीपीटी की क्लास, वो कल ही होगी ना इंशाल्लाह, सारी चीजें वाइंड अप करेंगे ना। मैं ये जैसा असाइनमेंट है फॉर एग्जाम्पल, ये असाइनमेंट है, इसमें से कोई भी टॉपिक निकालूंगा और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करूंगा कि भाई मुझे इस फॉर्मेट पे इसका लिख के दे दो। तो जो भी आंसर आएगा मैं उसको जज करूंगा कि बिल्कुल सही आया तो ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं आया तो फिर मैं उसको चेंज करवाऊंगा। कल इंशाल्लाह ये हम कर लेंगे चैट जीपीटी वाली क्लास। अब आपको एफिनिटी भी आ गया है, आपको फिशबोन भी आ गया है, आपको विद लेटर हेड विदाउट लेटर हेड आ गया है, आपको इनफॉर्मल आ चुका है। कल है इंशाल्लाह वर्कशॉप की, कल आखिरी क्लास है, जो है वो कल है बस। अब मैं आपको जो है वो एफिनिटी ऐसे करवा चुका हूं, मैं आपको इनफॉर्मल लेटर्स करा चुका हूं। अब एक काम करते हैं कि मैं आपको जो है ना मेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे मेमो शेयर कर रहा हूँ। कल करवाऊंगा ना इंशाल्लाह एचपी, कल करवाऊंगा, एक लास्ट फॉर्मल लेटर करवाऊंगा। एक फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, एक विदाउट लेटर हेड करवा दूंगा, क्योंकि लेटर्स आते हैं। एक ऐसे करवा दूंगा फिश बोन का, और एक जो है मैं आपको पैसेज सॉल्व करवा दूंगा, उसकी प्रेस से करवा दूंगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेमो, मेमो शॉर्ट है मेमोरेंडम का। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टिपिकली हम कन्वे कर रहे इंफॉर्मेशन को, अपडेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, या हम एक्शन रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज या फिर डिपार्टमेंट से। मेमो जो है यूजुअली शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू लेटर्स। लेटर्स आपके पास थोड़े से लेंदी होते हैं, मेमो आपके पास छोटे होते हैं और थोड़ा सा इनफॉर्मल होते हैं। सही है, बिजनेस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको डेयर मिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो हेलो अली, या फिर हेलो टीम, या डेयर अली। सही, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो या गुड इवनिंग, आप इस तरीके से सैल्यूटेशन लिख सकते हो। थोड़ा सा आप इसमें इनफॉर्मल जा सकते हो मेमो में। तो इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजा सकता है, ईमेल के थ्रू भेजा सकता है, उसको प्रिंट भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि रिटर्न रैकेट का पार्ट बन जाता है। आपको रिटर्न रैकेट में इंस्ट्रक्शन देनी है, डायरेक्शन देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, ओरल डिस्कशन को कंफर्म करना है, दूसरों के आइडियाज ओपिनियंस के बारे में पूछना है, थैंक यू कहना है, रिपोर्ट प्रोग्रेस मालूम करनी है या भेजनी है, या कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये रहा आपके पास फॉर्मेट, बहुत बेसिक बहुत सिंपल फॉर्मेट है ये। देखो आपके पास हेडिंग आ रही है सेंट। सेंट में आप आज की डेट डालोगे, डेट वाला वही सीन हो जाएगा। डेट नहीं बताई हुई, आज की डेट। डेट बताई हुई है तो वही डेट। डेट के बारे में हिंट दी हुई है तो हिंट को फॉलो करते हुए डेट डाल दो। फ्रॉम सेंडर। अब सेंडर में क्या हो सकता है सुनना, सेंडर का नाम भी आ सकता है, या उसका डेजिग्नेशन आ सकता है, या दोनों आ सकता है। मैं सेंडर हूं, मेरा नाम है उवैस कासमानी, मैंने सेंटर में लिख दिया उवैस कासमानी। मैं मैनेजर मार्केटिंग हूँ, मैंने सेंटर में लिख दिया मैनेजर मार्केटिंग, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ उवैस कासमानी कॉमा मैनेजर मार्केटिंग, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, अब ऑर्गेनाइजेशन में 4 मोहम्मद उवैस हैं। अगर मैं लिखूंगा ना फ्रॉम में मोहम्मद उवैस, तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई बंदा नहीं पहचान पाए। तो मैंने क्या लिया, कॉमा लगा के मैनेजर मार्केटिंग लिख दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर मार्केटिंग नया आया हुआ है, अगर वो सिर्फ मैनेजर मार्केटिंग लिखेगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैनेजर मार्केटिंग कौन सा है, तो अपना नाम साथ में लिख ले। या कि मेरा नाम उवैस कासमानी है और उवैस कासमानी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही होगा, तो मैं अपना फ्रॉम में उवैस कासमानी लिखूंगा। द पॉइंट इज के सेंटर में या तो अपना नाम लिखो, या डेजिग्नेशन लिखो, या दोनों लिख लो कॉमा लगा के। तो में भी यही होगा। आप किसी के स्पेसिफिक बंदे को लेटर भेज रहे हो, आप भेज रहे हो आप भेज रहे हो मुर्तुजा कायद को। मुर्तुजा कायद भी एक यूनिक नेम है, तो मुर्तुजा कायद को आप जो भेज रहे हो, तो मुर्तुजा कायद जो है 2 में आ जाएगा, और वो हेड ऑफ फाइनेंस होगा, तो आप तो हेड ऑफ फाइनेंस लिख दो, हेड ऑफ फाइनेंस का नाम मुर्तुजा कायद।
मुर्तुजा काइद कौन है? हेड ऑफ फाइनेंस। या तो मुर्तुजा काइद लिख दो, हेड ऑफ फाइनेंस लिख दो, या फिर आप क्या करोगे, मुर्तुजा काइद कॉमा हेड ऑफ फाइनेंस लिख दो, टू में आ जाएगा। सब्जेक्ट में आपके पास सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी। सब्जेक्ट लाइन देखो बोल्ड नहीं की हुई, इसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए, क्यों? यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट की हेडिंग लगी हुई है। इट डजंट मेक सेंस कि ऑलरेडी जब मैंने सब्जेक्ट की हेडिंग लगाई हुई है तो मैं इसको बोल्ड करूं। लेटर में मैंने सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं लगाई थी तो मैंने इसको बोल्ड किया था या इन्वर्टेड कॉमास में किया था। क्या यहाँ पे सेंड की हेडिंग आएगी? यस। क्या इसमें फ्रॉम की हेडिंग आएगी? यस। क्या टू की हेडिंग आएगी? यस। क्या सब्जेक्ट की हेडिंग आएगी? यस। तो आप लिखोगे सेंड और फिर डेट डालोगे, फ्रॉम सेंडर का नाम लिखोगे, टू रिसीवर का नाम लिखोगे, सब्जेक्ट और फिर आप सब्जेक्ट लाइन लिखोगे। सर क्या अगर मैं सेंड की जगह भाई डेट लिख दूं तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? सर आंसर इज नो। आप डेट भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। डियर मिस्टर मिस एबीसी, मैंने आपको मिस्टर मिस मिसेस के बारे में बताया था, मैंने आपको सर और मैडम के बारे में बताया था। डेयर के बारे में मैंने बताया था कि डेयर रिस्पेक्ट शो करने के लिए होता है, मिस्टर जेंडर शो करने के लिए होता है, और मिस्टर शो करता है स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, ठीक है। और जो मेस और मेसेस होता है वो भी फीमेल के लिए होता है और स्टेक होल्डर के लिए होता है। सर और मैडम सीनियर्स के लिए होता है, टीचर्स के लिए होता है, मेंटोर्स के लिए होता है। अगर मैं लिखता हूँ डेयर सर वेज, तो सर वेज जो है मेरे टीचर है। या डेयर मैडम अलीना, तो डेयर मैडम अलीना जो है आपकी टीचर है या फिर आपकी सीनियर, आपकी आपकी मेंटोर, आपकी सुपरवाइजर है। अगर तुम लिखते हो डेयर मिस्टर बिलाल, तो बिलाल जो है आपका कलीग हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, तो डेयर मिस्टर बिलाल आ जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर मिस मिसेस और मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। डेल कह रहे रिसीवर दोबारा बता दें, मैं अब जब सॉल्व करूंगा ना तो रिसीवर बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। वही आपके पास पहला पैराग्राफ होगा रेफरेंस प्लस पर्पस, फिर डिटेल्स आ जाएगा, फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आ जाएगा। तीन पैराग्राफ आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, हर हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप है। ये कंपोनेंट वन एक लाइन का गैप आ गया, कंपोनेंट टू सैल्यूटेशन एक लाइन का गैप आ गया, कंपोनेंट थ्री रेफरेंस प्लस पर्पस, कंपोनेंट फोर डिटेल, कंपोनेंट फाइव फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर सिंसेरली या काइंड रिगार्ड्स। अब यहाँ पे तुम योर सिंसेरली लिख सकते हो, योर फेथफुली लिख सकते हो, काइंड रिगार्ड्स लिख सकते हो, रिगार्ड्स लिख सकते हो, विशेस लिख सकते हो, वार्म विशेस लिख सकते हो, बेस्ट विशेस लिख सकते हो। अगेन माय पॉइंट इज कि ये इनफॉर्मल है, इसमें चीजें चेंज कर सकते हो। फिर तुम्हारा नाम, पोजीशन, कंपनी का नाम और कॉन्टेक्ट, नहीं सिग्नेचर लग जाता है जो, वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन, तुमने सर्कुलर लिखना है। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि सर्कुलर एक्सटर्नल होगा तो मैं लेटर फॉर्मेट में लिखूंगा, इंटरनल होगा तो मेमो फॉर्मेट में लिखूंगा। अब देखते हैं, राइट अ सर्कल ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तुमने क्या करना है, सर्कुलर लिखना है कंपनी मैनेजमेंट के बिहाफ पे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए। तुमने एनलिस्ट करना है कि भाई डीटेल प्रोग्राम के अंदर ये चीजें मौजूद है, हम फ्लैग को होइस्ट करेंगे, परचम को लहराएंगे, इसके अलावा हमारे सॉन्ग्स और कल्चरल शोज होंगे जो कि कल्चरल कम्युनिटी कमेटी ने अरेंज किए हैं। अवार्ड सेरेमनी होगी जिसमें हम अवार्ड दे रहे होंगे एम्प्लॉयज को उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे। रिफ्रेशमेंट होगी, आपने अज्यूम कर लेनी है इस बाकी डिटेल्स को। ये आपके पास क्या है, ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन है। जो सर्कुलर होगा वो आप मेमो स्टाइल में लिखोगे। आंसर ये देखो, अब समझ आया? देखो यहाँ पे मैंने डेट लिखा है, यहाँ पे मैंने सेंट नहीं लिखा, आप डेट भी लिख सकते हो, सेंट भी लिख सकते हो। अब मैंने ये 2023 में लिखा, ये मैंने क्योंकि डेट नहीं दी हुई, तो मैंने जो डेट सेलेक्ट की वो 2 अगस्त की, क्यों? क्योंकि यार अगस्त का 14 अगस्त का इवेंट है तो 14 अगस्त के दिन ही सेलिब्रेट होगा, तो कम से कम उससे 10-12 दिन तो पहले बताऊं, तो मैंने 2 अगस्त लिख दिया। आप अगर चाहो तो, अगर आपके पास अभी आ जाता है पेपर में 2025 चल रहा है, तो आप डेट अज्यूम कर लेना 31 जुलाई 2025 या 1 अगस्त 2025 एंड सो ऑन। डेट नहीं दी हुई थी, अज्यूम कर ली, फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, मैनेजमेंट में कौन हो गए, जो भी मैनेजमेंट के लोग होंगे वो फ्रॉम में आ गए, मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने डेजिग्नेशन लिख दी है। या पूरे ग्रुप की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से इन्विटेशन टू ऑल एम्प्लॉइज। अब सब एम्प्लॉइज के नाम थोड़ी लिखूंगा, अब्दुल, बशीर, चौधरी, काजिम, बिलाल, जावेद, बिस्मा, शाजिया, नाम थोड़ी लिखूंगा, सीधे सीधे ऑल एम्प्लॉइज। सब्जेक्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, सिंपल। सब्जेक्ट जो हेडिंग डाली हुई है तो यहाँ पे मैंने उसको बोल्ड नहीं किया हुआ है, डेयर ऑल, हेलो एवरीवन, देयर टीम, हेलो एम्प्लॉइज, देयर एम्प्लॉइज, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमा लगा, यहाँ पे भी कॉमा लग रहा है। फिर रेफरेंस प्लस पर्पस, डिटेल, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। रेफरेंस प्लस पर्पस, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द कंपनीज मैनेजमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन 14th ऑफ दिस मंथ। ये हो गया आपके पास रेफरेंस, हमने क्या किया आपको बता, रेफरेंस दिया कि 14 अगस्त हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर्पस क्या है, हम कॉमेमोरेट करना चाहते हैं, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस को, और साथ ही साथ हम अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। रेफरेंस प्लस पर्पस।
फिर डिटेल में आ जाएगी, हम नेशनल फ्लैग को होइस्ट करेंगे, फिर कल्चरल शोज होंगे, उसके बाद हमने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी हुई है लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए, और रिफ्रेशमेंट आपको दे दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप सब पार्टिसिपेट करें और सेलिब्रेट करें हमारे साथ, और टीम स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। योर सिंसेरली, नाम रख दिया मैंने अपना जॉन डो, और मैंने अपने आप को असिस्टेंट टू सीईओ बता दिया। क्यों भाई, मैनेजमेंट खुद तो नहीं लिखेगी ना, मैनेजमेंट के बिहाफ पे जॉन डो जो कि सीईओ का असिस्टेंट, उसने लिखा। ये तो हो गया 1A। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो कुछ चेंजेस किए हैं, यहाँ पे मैंने सेंड की हेडिंग डाल दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेयर एम्प्लॉइज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिटेल में मैंने प्रोग्राम आइटिनरी बना दी। मैंने कहा भाई प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, मैं डेट टाइम के साथ एक पूरा प्रोग्राम का चार्ट बना देता हूँ ना, डिटेल है ना। बाकी तुम देखो ऊपर वाला पहला पैराग्राफ और दूसरा तीसरा पैराग्राफ सेम है, दूसरे पैराग्राफ में चेंजेस है। 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक अराइवल होगी, 9 से लेकर 9:30 तक हम पर्सन ले रहेंगे, 9:30 से 10:30 तक हमारे कुछ शोज वगैरह होंगे, 10:30 से लेकर 11 बजे तक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, 11 से 11:30 हमारी रिफ्रेशमेंट होगी, नेटवर्किंग होगी, और 11:30 बजे प्रोग्राम बढ़ जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने डेयर एम्प्लॉय लिखा था, यहाँ पे डेयर ऑल लिखा था, यहाँ योर्स सिंसियरली लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिगार्ड्स। क्या फर्क पड़ रहा है? ये आपके पास मेमो है। पहला कंपोनेंट, सेंट फ्रॉम टू सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, रेफरेंस प्लस पर्पस, डिटेल, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, नाम और डिजिग्नेशन। फोन नंबर भी लिख दो, क्या टेंशन, ईमेल भी लिख दो, क्या टेंशन। ये आपके पास मेमो मौजूद है भाई। मेमो, लेटर, शॉर्ट रिपोर्ट की कोई लिमिट नहीं है। डिसेंट जो है वो उसमें लिखो, लेंथ में लिखो, और तुम्हारे पास कोई नंबर नहीं चल रहा होता। नहीं अब्दुल्ला, मेमोरेंडम सर्कुलर नहीं होता। सर्कुलर जो है एक आइडिया है कि जहां पे मैं एक कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों को भेज रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजूंगा तो वो क्या होगा, मेमोरेंडम होगा, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेजूंगा तो वो लेटर हो जाएगा। तो कह सकते हो इंटरनल सर्कुलर इज कॉल्ड मेमोरेंडम, एक्सटर्नल सर्कुलर इज कॉल्ड लेटर। ये जी, मजा आया, जबरदस्त बेहतरीन। Write a memorandum to all employees from HR manager announcing change in schedule of interdepartmental meeting। अब यहाँ पे तुमने मेमोरेंडम लिखना है। अब देखो यहाँ पे इसने सर्कुलर ने लिखा, यहाँ पे इसने मेमोरेंडम लिखा है, लेकिन मुझे समझ आ जाएगा कि जब मुझे तमाम एम्प्लॉयज को भेजना है तो ये मेमोरेंडम क्या है, सर्कुलर है, ये सबको चलेगा। तुमने मेमोरेंडम लिखना है तमाम एम्प्लॉयज को एचआर मैनेजर की तरफ से। अब फ्रॉम में कौन आ जाएगा, एचआर मैनेजर, अनाउंसिंग चेंज इन शेड्यूल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। हम अनाउंस करें कि भाई हम चेंज कर रहे हैं शेड्यूल को इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग का। सही है। तो वही आपके पास डेट नहीं मौजूद है, अज्यूम कर लो। सही है। फ्रॉम में आ जाएगा एचआर मैनेजर, नाम लिखना चाहो तो लिख लो। टू में आ जाएगा ऑल एम्प्लॉयज, और सब्जेक्ट में आ जाएगा चेंज इन इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। सही है। चेंज इन द शेड्यूल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। सही है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, हेलो टीम, हेलो एवरीवन, डेयर टीम, हेलो ऑल, कुछ भी आप करना चाहो, डेयर ऑल। फिर आपके पास रेफरेंस प्लस पर्पस आएगा, भाई इस लेटर को लिखने का पर्पस ये है कि हमारी मीटिंग जो है वो शिफ्ट हो रही है इस फला तारीख से फला तारीख। और फिर पर्पस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पस हो जाएगा, रेफरेंस ये हो जाएगा कि जो हमारी मीटिंग थी वो इसलिए रिप्लेस हो रही है, रीशेड्यूल हो रही है क्योंकि यहाँ पे बॉस की तबीयत खराब है, रेफरेंस प्लस प्लस। फिर आपने डिटेल बीच में लिख दी कि भाई डिटेल में डाल दिया कि जो टाइम है वो सेम ही है, वेन्यू सेम है, पार्टिसिपेंट भी सेम है, एजेंडा भी सेम है, तमाम डिटेल सेम है। आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट करने का कोई मसला है तो बता दो। और फ्यूचर कोर्स सेक्शन में क्या आप सबने पार्टिसिपेट करना है, काइंडली इस ईमेल पे आप क्या कर लें, रिप्लाई कर रिस्पॉन्ड कर दें। फिर योर्स सिंसेरली या रिगार्ड्स, और नीचे नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। ये रहा पूरा, मैंने आपको बोल के बता दिया। डेट फ्रॉम टू सब्जेक्ट, डेट में आपके पास डेट आ गई, मैंने 28 अप्रैल को लिखा था 2023 को, तो डेट डाल दी। फ्रॉम में एचआर मैनेजर लिख दिया, टू में मैंने तमाम एम्प्लॉयज के नाम लिख दिए होंगे, सब्जेक्ट में चेंज इन द शेड्यूल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग, भाई हेलो एवरीवन। अब एवरीवन का ई स्मॉल होना चाहिए था, देखो मेरी गलती है यहाँ पे, क्योंकि आप ग्रामर चलोगे तो आपने एवरीवन का ई स्मॉल कर देना है। फिर आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट जो शेड्यूल अपकमिंग इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग थी वो चेंज हो गई है। तो ये क्या हो गया, पर्पस। रेफरेंस क्या है, मीटिंग कब होनी थी, 1 मई को, अब 3 मई को जा रही है, ये हो गया रेफरेंस। डिटेल आ गई कि भाई एक सिंगल स्पेस देना है। ये तो मैंने टैब प्रेस किया हुआ है, ये तो मैंने टैब प्रेस किया है, मेरे पास ऑप्शन था, आपके पास टैब प्रेस हो, एक टैब मारोगे तो ये बराबर हो जाएगा।
ये टैब वाला रूल मैं बता देता हूँ। देखो ये आपके पास वर्ड की फाइल है। आपको बताता हूँ हाउ टैब वर्क। अगर तुम्हारे पास टैब नहीं हो तुम क्या करोगे? देखो तुम लिखा डेट, पेज दिया, मैंने लिखा 20 सितंबर 2025। मैंने लिखा सेंड, सॉरी सेंड बोल रहा हूँ, फ्रॉम। फ्रॉम में आ जाएगा ओएस आसमानी, ठीक है। टू में आ जाएगा आपके पास, इसको भेजा जा रहा है, मैंने भेज दिया मुर्तजा काइद। और सब्जेक्ट में लिख दिया कि टू डिस्कस आई कैप्स HOC, डिस्कस लेटेस्ट HOC अनाउंसमेंट बाय आई कैप, ठीक है। आई कैप HOC लेटेस्ट अनाउंसमेंट, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब एक बच्चा बोलता है कि यार सर मेरे पास ना टैब आ रहा है, तो देखो मैंने क्या करूँगा, मैंने बैक स्पेस किया, मैं टैब प्रेस करूंगा, एक और टैब प्रेस किया। अब देखो क्या होगा, मैंने बैक स्पेस किया, एक और टैब प्रेस किया, बिल्कुल उसके नीचे जाके लगा। सर यहाँ पे मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, एक और टैब, यहाँ पे मैंने बैक स्पेस किया, एक और टैब। सर आपने दो टैब क्यों किया? देखो यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना एक टैब ही चल रही है, यहाँ पे एक टैब चल रहा है, जहाँ पे दो एक टैब चल रहा हो, अब एक टैब चला लो। अब मुझे इसको बराबर करने के लिए दो टैब चलाने थे, तो दो टैब पे आ गया। अगर टैब का ऑप्शन मौजूद है ना पोर्टल पे तो यूज कर लेना, वरना स्पेस, सिंगल स्पेस। जानबूझ के जो ना अपने स्पेस स्पेस प्रेस करके उसको आगे लेके नहीं ना, बुरा लगेगा। ये कभी भी नहीं करना है कि यार मैं खुद से मिलाने की कोशिश करता हूँ। ये तो एक फॉर्मेट का पार्ट था, अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने यूं कर लिया। देखो ये टैब प्रेस कर रहा हूँ मैं, जो टैब का बटन होता है ना कीबोर्ड पे, वो प्रेस कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग जो कि MS ऑफिस में मौजूद है, ये ऐसी चीज है। अच्छा अब यहाँ पे आई गई ना, तो फ्रॉम देखो ओएस भी हो सकता है, ओएस मैनेजर मार्केटिंग, तो मैंने कहा ओएस मैनेजर मार्केटिंग, ऐसे भी कर सकते हो। मुर्तजा काइद हेड ऑफ फाइनेंस, ये भी हो सकता है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, नाम के साथ डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ डेजिग्नेशन लिख सकते हैं और नाम नहीं लिखनी। तीनों चीजों से समझ आया आपको? यहाँ पे मैंने सिंसेरली लिखा हुआ है, आप रिगार्ड्स लिख दें, बेस्ट रिगार्ड लिख दें, वार्म रिगार्ड लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? आप HR मैनेजर हो एरीन इनकॉर्पोरेशन के, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तुम्हारा दूसरा रोल ये है कि तुम डायरेक्टर ऑफ इवेंट्स हो, मतलब तुम HR मैनेजर हो, लेकिन कभी इवेंट वगैरह कराना होता है तुम उसको डायरेक्ट करते हो, मैनेज करते हो। तुम्हारी कॉम्पिटेंट इंप्लॉयज की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से है, और वो तुम्हें इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। इस महीने के एंड में तुमने एनुअल डिनर 2023 को, अब देखो 2023 का एनुअल डिनर है, इसका मतलब है कि मेरी जो डेट होगी यहाँ पे हिंट दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा साल के एंड में हो रहा है, तो मैं नवंबर की कोई एंड की डेट डाल दूंगा, दिसंबर की कोई शुरू की डेट डाल दूंगा। और यहाँ पे तुम्हें सर्कुलर लिखना है। अब सर्कुलर मेमोरेंडम है क्योंकि तुम सब तमाम लोगों को इन्वाइट कर रहे हो, एम्प्लॉयज को। फिर आ गया डेट लिखा है, फ्रॉम आ गया। अब मैंने मिस्टर ABC लिखा है, HR मैनेजर। अब मैंने HR मैनेजर नहीं लिखा, मैंने मिस्टर ABC भी लिखा है कि जो HR मैनेजर है, डायरेक्टर ऑफ इवेंट्स, उसका नाम मिस्टर ABC, और तमाम एम्प्लॉयज को चला दिया। इनविटेशन टू एनुअल डिनर एट आयरन कॉर्पोरेशन, हेलो टीम कर दिया मैंने, टीम का T स्मॉल हो जाएगा, याद रखिएगा चीजें। बेस्ट रिगार्ड्स, और यहाँ पे आपके पास मैंने HR मैनेजर डायरेक्टर ऑफ इवेंट्स कर दिया। अज्यूम करो कि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर रहमान स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के, और मिस्टर कामरान अहमद ने तुम्हें अपॉइंट किया है टू द पोस्ट ऑफ HR मैनेजर एट द हेड ऑफिस। तुमने एक सर्कुलर लिखना है टू ऑल एम्प्लॉयज, और अनाउंस करना है कि हम अपॉइंट करें मिस्टर कामरान को, कि हमने हमने अपॉइंट किया है। मिस्टर कामरान को डिस्क्राइब करना है कि वो क्यों सुटेबल है। बेसिकली तुम डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो रेहान रहमान स्पेलिंग स्पिनिंग मिल लिमिटेड के, और तुमने मिस्टर कामरान अहमद को HR मैनेजर की पोस्ट पे लेकर आए हो हेड ऑफिस में। तुम्हें सर्कुलर लिखना है, तमाम तमाम एम्प्लॉयज को बताना है कि हमने क्यों इसको अपॉइंट किया, क्यों ये सुटेबल है इस पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे तुमने डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों सुटेबल है। डेट नहीं बताई हुई, सही है। तुम्हारा नाम जो है वो बताया इसने, क्या है? तुम्हारा नाम नहीं बताया हुआ, तुम बस मैनेजिंग डायरेक्टर हो। तुम अपना चाहो तो फ्रॉम में लिख दो मैनेजिंग डायरेक्टर, अपना नाम अज्यूम करके भी मैनेजिंग डायरेक्टर लिख सकते हो, सब अपना नाम लिख सकते हो। और सर्कुलर तो ऑल एम्प्लॉयज आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लाइन लिखी और लिख दिया। आपने 2 नवंबर 2023 लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा कि इस बंदे का नाम है जॉन डो, कॉमा मैनेजिंग डायरेक्टर, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख दिया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफिस के लोगों को मैं भेज रहा हूँ ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये फैक्ट्री से बंदा जो है मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, ईमेल कर रहा है, जो भी है। तो ऑल एम्प्लॉयज आ गए, सब्जेक्ट डाल दिया, उसके बाद देयर ऑल करके मैंने, देयर ऑल का ए स्मॉल हो जाएगा, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, इसको मैं सही करके भेज दूंगा आपको, ठीक है। या आपने रेफरेंस प्लस पर्पस आ गया, डिटेल्स आ गई, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आ गया, ये आपके पास नाम आ, ये आपके पास 4 मेमो मैं आपको बता चुका हूँ, उम्मीद आपको मेमो समझ आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया होगा, मेमो पहली बार पढ़ रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पेपर जो है वो 23 तारीख को है। कल हमारी आखिरी क्लास होगी, चैट जीपीटी वाली क्लास होगी, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज फिर से रिवाइज करा दूंगा। घर पे रीडिंग करते रहो, सही है। और अब अगर वोकेबलरी नहीं पढ़ी तो वोकेबलरी पे टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लेटर से ज्यादा इजी, लेकिन तभी आके आई के अपनी पूछता, आई के मुश्किल चीजें पूछता है। एक आखिरी चीज, शॉर्ट रिपोर्ट, क्या रेडी हो तुम लोग शॉर्ट रिपोर्ट के लिए? तभी मैंने ये कैमरा खोल लिया, ताकि मैं तुमसे जरा फेस टू फेस बात कर सकूं। चलो, मैं बात करता हूँ लेटर्स की, ओ शॉर्ट रिपोर्ट की। पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड शॉर्ट रिपोर्ट होती क्या है और शॉर्ट रिपोर्ट लिखते कैसे हैं। अपने माइंड में विजुअलाइज करो, बिल्कुल क्लियर हो। शॉर्ट रिपोर्ट, एक ऑर्गेनाइजेशनल हेड ने अपने सबऑर्डिनेट को, किसी डायरेक्टर को, किसी मैनेजर को कहा, यार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशनल हेड ने अपने सबऑर्डिनेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर या फिर मैनेजर को ये कहा कि मुझे लगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। इसके पीछे क्या रीजन है? वो खुद प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं या हम कुछ नेगेटिव कर रहे हैं? तो तुम फाइंड फाइंड आउट करो, तुम इसे देखो कि क्या प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेट करो। जो मैनेजर है उसने बोला ठीक है सर, मैं इसको मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो उसने बोला ऐसे नहीं करो, तुम मुझे एक शॉर्ट रिपोर्ट बना के दो, एक एनालिटिकल शॉर्ट रिपोर्ट बना के दो, जिसमें मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के क्या इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, और उस इम्पैक्ट की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या और कोई रीजन है, तो मुझे बना के दो। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं आपको बना के दूँ। उसने बोला कि मैं तुम्हें महीने के एंड तक रिपोर्ट बना के देता हूँ। महीने का एंड हो गया, सितंबर का एंड हो गया, 30 सितंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट डालूंगा, डेट, क्योंकि मेमो स्टाइल में तो डेट, डेट आ जाएगी 20 सितंबर 2025। किसने मांगी थी? मांगी थी ऑर्गेनाइजेशनल हेड ने, उसका नाम है अब्दुल्ला खान। तो यहाँ पे लिखा टू अब्दुल्ला खान, कॉमा चेयरमैन, जो भी उसके डेजिग्नेशन है, सीईओ, ऑर्गेनाइजेशनल हेड, जो भी उसकी डेजिग्नेशन लिख दी। फ्रॉम में कौन भेज रहा है? मैनेजर। मैनेजर का नाम है काशान अली, तो उसने कहा काशान अली, कॉमा मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, उसने डेजिग्नेशन डाली। अब जो चौथी चीज होगी ना, विजुअलाइज करना, ये शॉर्ट रिपोर्ट है, ये शॉर्ट रिपोर्ट है, ये मेमो नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही भेज रहा हूं तो ये मेमो स्टाइल में लिख रहा हूं। यहाँ पे तुम सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, यहाँ पहले चेंज आ गई, यहाँ तुम टाइटल लिखोगे। रिपोर्ट का होता है टाइटल। अब सब्जेक्ट की जगह तुमने क्या लिखा? टाइटल। डेट, टू, फ्रॉम तो सेम ही था, अब तुमने टाइटल लिखा। टाइटल लिख दिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑन डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, तुमने टाइटल लिख दिया, इन्वेस्टिगेशन की। अब यहां पे हमेशा याद रखना कि रिपोर्ट जो है पैराग्राफ में तोड़ी जाती है। रिपोर्ट पैराग्राफ में तोड़ी जाती है, तुमने 5 पैराग्राफ में रिपोर्ट तोड़नी। बहुत आसान हो जाएगा अगर तुमने 5 पैराग्राफ समझ लिए क्या होता है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें सारी कहानी सुनाई ना, तुमने इंट्रोडक्शन को लिखनी है, ओवरव्यू देना है, बैकग्राउंड देना है इंट्रोडक्शन के अंदर। जैसे मैंने लिखा कि इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक्स वाई जी, जो भी नाम है, इट इज क्वाइट एविडेंट that the overall productivity of all the employees has significantly dropped or decreased, and to find out or investigate the actual problem or root causes behind this, we are presenting this report to the director या to the organizational head, Mr. जो भी नाम था। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यू नीड टू इंट्रोड्यूस व्हाई आर यू राइटिंग दिस रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन,
इसमें कोई तुम्हें 30 मार खान नहीं बनना, तुर्रम खान नहीं बनना, चंगेज खान नहीं बनना। इंट्रोडक्शन के बाद अगला जो जो हेडिंग होगी, हेडिंग हेडिंग आएगी बात। अब हेडिंग आएगी तुम्हारे पास रिसर्च की। रिसर्च कह लो, मेथोडोलॉजीज कह लो, ठीक है। तो यहां पे तुमने क्या किया कि कैसे तुमने रिसर्च की है। अब तुमने रिसर्च वाले पैराग्राफ में चाहे तो पैराग्राफ बना लो, बुलेट पॉइंट बना लो। तुम बताओ कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एम्प्लॉयज को उनके ईमेल एड्रेस पे एक क्वेश्चन भेज दिया था, या एक फीडबैक फॉर्म भेज दिया था, और मैंने उनसे कहा था कि आपको जो इस महीने की सैलरी मिलेगी वो ये फॉर्म फिल करने के बाद मिल जाएगी। मैंने नहीं बोला आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, मैंने कहा सैलरी वो समझ जाएंगे कि अगर मैंने नहीं भरा तो सैलरी नहीं मिलेगी। उन सब ने क्या किया, ये फॉर्म फिल कर दिया। तो एम्प्लॉय जो 500 लोग थे, 500 का मेरे पास फीडबैक आ गया, तो मैंने फीडबैक फॉर्म भेजा था, उन्होंने मुझे भर दिया। उसके बाद व्हाट आई डिड कि 500 में से मैंने रेंडमली 50 लोगों को अलग अलग जगह से सैंपल साइट क्रिएट करके मैंने उनका इंटरव्यू किया है 5-5 मिनट का। और 5 इंटरव्यू मैंने ये सवाल पूछे। एक और तरीका ये था कि मैंने जो सपोर्ट स्टाफ है उसको मैंने काम पे लगा दिया, और मैंने कहा कि ईव्स ड्रॉप करे और जरा मुझे इन्फॉर्मेशन लगे कि चल क्या रहा है। ईव्स ड्रॉप का मतलब होता है कि जरा कान लगा पूछे क्या चल रहा है। इसके बाद मैंने एक और तरीका जो अपनाया, वही अपनाया था, तरीका ये अपनाया कि मैंने इनके साथ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। और ट्रेनिंग एक्सरसाइज में मैंने ये देखा कि उनका रिएक्शन क्या आ रहा है। एक डेवलपमेंट एक्सरसाइज की, और मुझे लगा उनका रिएक्शन क्या आ रहा है। तो मैंने 4 तरीकों से क्या किया, इन्फॉर्मेशन गैदर की। इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, रिसर्च, मेथोडोलॉजी, आपने इसका नाम रख दिया। तीसरा पैराग्राफ एनालिसिस। एनालिसिस, एवैल्यूएशन, रिजल्ट्स, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने जो फीडबैक फॉर्म भरे थे, जो 500 फीडबैक फॉर्म आए, या जो मैंने 50 लोगों से सवाल पूछे थे, 5-5 सवाल पूछे थे, या मैंने जिसको नजर रखे तो उसने नजर रखे, जो 30 ने मुझे रिपोर्ट की है, इसके अलावा कोई XYZ रीजन है, अब उनका आंसर यार इवैल्यूएशन कि भाई 500 लोगों में से 450 लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वर्क एनवायरनमेंट में बताया कि उनको लगता है कि यहाँ पे प्रमोशंस नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। ये 4-5 चीजें बता दी। फिर बताया कि जो उनसे मैंने क्वेश्चन है, इसको सवाल पूछे थे 50 लोगों से, तो उनके जो 50 लोगों से सवाल पूछे थे उसमें मुझे इतना खुल के रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मुझे फीडबैक फॉर्म में मिला। तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली लोगों से बात नहीं करना चाह रहे। जो ईज ड्रॉपिंग की ना, तो उसमें तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो प्यून है उसने मुझे जो डिटेल्स ला के दी है वो तो बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा सरप्राइजिंग है कि लोग जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। लोग जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। और ये आपने सब कर लिया, ये आपने बता दिया क्या कि जो एनालाइज किया था, जो रिसर्च के बाद रिजल्ट आया था वो ये आया था। फिर एक पैराग्राफ आएगा रिकमेंडेशन, इंट्रोडक्शन पहला, फिर इसके बाद आएगा रिसर्च, फिर आएगा रिजल्ट्स यानी कि इवैल्यूएशन, फिर इसके बाद आएगा रिकमेंडेशन। अब तुम रिकमेंडेशन दो कि यार आप लोगों के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा जिम बनवा दें, ताकि ये जो है जब भी फ्री टाइम हो ये जाके वहां पे जिम करें, तो ये थोड़ा सा फिजिकली फिट फील करेंगे। अगर फिजिकल फिट होंगे तो मेंटली फिट हो जाएंगे। आपने बताया कि भाई लोगों से जो ना वो फ्राइडे फ्राइडे आप क्या करें कि मीटिंग्स रखें और इनसे इनके प्रॉब्लम्स पूछें, इनसे बातचीत करें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेंगे, आपसे बात करेंगे। आप बिल्कुल डिस्टेंस चल रहे, बात नहीं कर रहे। तीसरा, आप जो ना ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल सिस्टम स्टैब्लिश करें, क्योंकि ग्रेप वाइन बहुत चल रही है। जब प्यून मुझ तक बातें ले जा सकते हैं तो उन तक भी बात ले जा सकता है। आपने ये कर लिया, रिकमेंडेशन कुछ दे दी, और एंड में क्या जाएगा, कंक्लूजन। आपने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम के बाद जो इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम बताई थी, आपने बताया कि आपने जब रिसर्च की तो आपको ये मसले मसाइल दिखे, अगर इस रिकमेंडेशन को फॉलो कर लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। शॉर्ट रिपोर्ट। अब मैं आपको शॉर्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, शॉर्ट रिपोर्ट देख लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट रिपोर्ट के बाद ये कर लेंगे कि मैं आपको फिर से थोड़ी सी चीजें रिवाइज करा दूंगा, ताकि आप जो ना आज सुकून से घर जाओ और पढ़ो चीजों को, और उसके बाद इंशाल्लाह क्या करेंगे, कल मैं आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं तुम्हें शॉर्ट रिपोर्ट बताया तुम्हें अब समझ आ गया होगा। अभी आप एक शॉर्ट रिपोर्ट देखते हैं। ग्लीम एंड ग्लो एक कंपनी है जो कि लाइट बल्ब, डेकोरेटिव बल्ब और बहुत सारे डेकोरेशन लाइट्स बनाती है, जो कि मॉडर्न एलईडी टेक्नोलॉजी में चल रही होती है। कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे कंपनी का एक सब्सिडाइज्ड कैफेटेरिया चल रहा है। सब्सिडाइज का मतलब होता है सस्ता कैफेटेरिया चल रहा है। जो कैफेटेरिया है उसकी पास्ट में परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी थी,
करंट सिचुएशन काफी डिसअपॉइंटिंग है, एम्प्लॉइज खुश नहीं है फूड और सर्विसेज से उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तुम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हो, तुमने अपने डिपार्टमेंट हेड तुम्हारे डिपार्टमेंट हेड ने तुम्हें कहा इन्वेस्टिगेट करो, दया पता लगाओ कि मसला क्या है। आपने क्या करना, रिपोर्ट लिखनी है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डेट। अब डेट मैंने उस वक्त जब मैंने लिखा था तब की डेट डाल दी है। टू, किसने कहा है, किसको लिख रहा हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ, ये डिपार्टमेंटल हेड। फ्रॉम कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर मैं हूँ। और यहाँ पे टाइटल में आ जाएगा एनालिसिस ऑफ सब्सिडाइज कैफेटेरिया, इंट्रोडक्शन रिसर्च, इंट्रोडक्शन कह लो। रिसर्च के अलावा आप इसको कह सकते हो मेथोडोलॉजी, आप इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो। एनालिसिस, इसको इवैल्यूएशन कह सकते हो, इसको रिजल्ट्स कह सकते हो। रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन के बाद कंक्लूजन। ग्लीम एंड ग्लो जो है लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ऑर्डिनरी और डेकोरेटिव बल्ब बनाती है। कंपनी के पास एक डिस्काउंटेड जो है कैफेटेरिया है, मतलब वही सब्सिडाइज कैफेटेरिया है। वो लोगों की एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज की कन्वीनियंस के लिए बनाता है, लेकिन रिसेंट फीडबैक कहता है कि भाई फूड की क्वालिटी और सर्विस बेकार हो गई है। एनालाइज किया तो पता चला कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो डिक्रीज हो गए हैं, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन इसकी वजह से डिक्लाइन हो रही है। हेल्दी फूड ऑप्शंस नहीं है, वेटिंग लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और इसकी वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो खराब हो गई है। रिकमेंडेशन में क्या है कि ये तमाम चीजें कर लो भाई, रेगुलर ऑडिट क्या करो, वैरायटी ऑफ फूड्स इंप्लीमेंट करो। अब यहाँ पे एक जो मुझे गलती लगती है कि मैंने यहाँ पे जो रिसर्च है ना, ये रिसर्च क्या है, एनालिसिस है। मुझे यहाँ पे रिसर्च में रिसर्च लिखनी चाहिए कि मैंने इन्वेस्टिगेट कैसे किया है, तो मुझे इन्वेस्टिगेशन लिखनी चाहिए थी, मैंने इन्वेस्टिगेशन से सर्वे डाल दिया। तो रिसर्च को मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना था कि सर्वे के अलावा और मैंने क्या किया है। तो रिसर्च थोड़ी सी वीक है यहाँ पे, एनालिसिस अच्छी है, रिकमेंडेशन अच्छी, कंक्लूजन अच्छा है। अब देखो कंक्लूजन में कह रहा हूँ कि जो सब्सिडाइज कैफेटेरिया ग्लीम एंड ग्लो में वो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से उनकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो गया है। अगर हमने रिकमेंडेड चेंजेस को इंप्लीमेंट कर दिया तो कैफेटेरिया की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंक्लूजन, बोल्ड नहीं करना, ये अनबोल्ड करके लिख दो, वो बस बचपन में लिखा था तो इसलिए बोल्ड कर दिया था, नहीं लिखो। मैंने बताया ना इसमें इतना मसला नहीं होता ये फॉर्मेट का, मेमो में और शॉर्ट रिपोर्ट में। तुम बोल्ड नहीं करो, मैंने तो उसको कैप्स भी किया हुआ, तुम अनबोल्ड और कैप्स कर दो, मसला नहीं है। अनबोल्ड और अनकैप कर दो, मसला नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और शॉर्ट रिपोर्ट आ रही है। शॉर्ट रिपोर्ट नहीं आती है, मैंने कहा ना शॉर्ट रिपोर्ट नहीं आती है, मैं सिर्फ शॉर्ट रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आ जाए तो शॉर्ट रिपोर्ट को कैसे टैकल करते हो तुम लिख लेना। शॉर्ट रिपोर्ट थोड़ी सी बड़ी होती है, लेटर से भी बड़ी हो जाती है, लेकिन शॉर्ट रिपोर्ट नहीं आती। कल आ जाए तो कम से कम कुछ तो लिख लो, 5 हेडिंग डाल के एक एक लाइन लिख दो उसमें, कम से कम मार्क्स तो मिल जाएंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, छोटा सा। तभी तो मैंने इतना डिटेल में तुम्हें अपना पूरा बड़ा सा जो स्क्रीन खोल के सब बताया तुम्हें। मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो है वो होम अप्लायंसेस बनाती है। 2017 के लास्ट क्वार्टर में तुम्हारे रीजन से, मतलब जो तुम्हारा रीजन है उससे क्या हुआ है कि मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की जो सेल्स है वो 16% डिक्रीज हो गई है। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जो सेल्स डायरेक्टर है हेड ऑफिस में, मिसेस हारिस, उसने कहा तुम इन्वेस्टिगेट करो, दया पता लगाओ कि भाई तुम्हारे रीजन में सेल्स क्यों डिक्रीज हो गई। तुम्हारा रीजन कौन सा, साउदर्न रीजन है, तुम साउदर्न रीजन के मैनेजर हो, तुम्हारा नाम है अनस अहमद। तो यहाँ पे देखो मैंने डेजिग्नेशन भी लिखी, नाम भी लिखा है। टू में मैंने लिखा किसको बना के दो, मिसेस हारिस को, सेल्स डायरेक्टर है ये कहाँ की, मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की। अनस अहमद ये रीजनल मैनेजर है कहाँ का, सेल्स डिपार्टमेंट का, साउदर्न रीजन, ठीक है। और ये मैंने डिक्रीज सेल्स इन मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। यहाँ पे मैंने रिसर्च और एनालिसिस को जोड़ लिया है, तो आप ये भी कर सकते हो। मैंने कहा ना ये आप जैसा चाहो खेल लो, आप इंट्रोडक्शन, रिसर्च, एनालिसिस, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन के अलग अलग पैराग्राफ लिख सकते हो। देखो ये आप, इंट्रोडक्शन, रिसर्च, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, 5 पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन, रिसर्च, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, इनके और भी नाम है। इंट्रोडक्शन कह लो, ओवरव्यू कह लो, समरी कह लो, पर्पस कह लो, बैकग्राउंड कह लो, एक ही बात है। सर सबसे सबसे इजी क्या है, इंट्रोडक्शन। रिसर्च कह लो, मैथडोलॉजीज कह लो, फाइंडिंग कह लो, या फिर मैंने आपको बताया था एक और इन्वेस्टिगेशन कह लो। फिर उसके बाद क्या, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिजल्ट्स, रिकमेंडेशन, सोल्यूशन, प्रपोजल, या प्रपोज कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, सोल्यूशन बता सकते हो, कंक्लूजन। कंक्लूजन को आप जो है वो समरी भी कह सकते हो, एंडिंग भी कह सकते हो। ये आपके पास 5 हेडिंग है बस, ये सिंपल था रिपोर्ट। मैंने आपको रिपोर्ट भी करा दी, मैंने आपको मेमो भी करा दिया। मेमो रिपोर्ट नहीं आने के बराबर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास मेमो रिपोर्ट आ जाए तो आप एक डिसेंट मेमो रिपोर्ट लिख सकते हो। ये दोनों हैंडआउट मेमो रिपोर्ट की मैं आपको भेज देता हूँ, एफिनिटी ऐसे का हैंडआउट मैं आपको भेज देता हूँ, और इनफॉर्मल लेटर का मैं आपको हैंडआउट भेज देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे कोर्स की तैयारी करा दी है, मैंने आपको BWCS पूरा पढ़ा दिया है, सिवाय कॉम्प्रिहेंशन के वोकैबलरी के। कॉम्प्रिहेंशन तुम इंशाल्लाह किसी भी टीचर की कॉम्प्रिहेंशन 7-8 देख लोगे ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन देख के जाना,
कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने तुम्हें हैंडआउट जो टीचर वाला बताया ना, उसी के कॉम्प्रिहेंशन देख लेना। और दूसरा, वोकैबलरी तुम लोग देख लेना। उम्मीद है तुम लोग वोकैबलरी ऑलरेडी देख रहे होगे, कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी देख रहे होगे। कल की क्लास में मैं तुम्हें एक लेटर विद लेटर हेड, एक लेटर विदाउट लेटर हेड, एक फिशबोन ऐसे, और एक पैसेज की प्रेसी करवाऊंगा, वही न्यूट्रिएंट्स वाली। पर्पस ये है कि ये तीन चीजें आती हैं, और ये तीन चीजें तकरीबन तकरीबन आपके पेपर का 70% बना रही होती है, 70% बना रही होती है। कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स की होती है, वोकैबलरी 20 मार्क्स की होती है। 70% जो पेपर है वो तो सॉल्व करो। लेटर, रस्सी, और अपना ये ऐसे, ऐसे 30 मार्क्स, लेटर 20 मार्क्स, और प्रेसी आई बिलीव 20 मार्क्स, 70 मार्क्स चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ गई होगी। अब मैं आपको समान चीजें भेज देता हूँ, और 8:40 पे मिलते हैं ITB के लिए, और चैप्टर नंबर 10 मुकाते हैं। ठीक है, मैं ये इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ और हैंडआउट में भेज देता हूँ। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।